तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। मैं मिस्टर हैकर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोग एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि फिजिक्स पार्ट 2 में एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स के बाद जिसका नाम है एटम्स, और उसी एटम्स का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस डिस्कस में हम लोगों ने जाना कि एटम की संरचना कैसी थी, एटम के भीतर क्या क्या था। इससे रिलेटेड कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। उन मॉडलों में से एक मॉडल हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अब बन गई है, तो आप प्लेलिस्ट से आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और अपनी क्लासों में हम लोग बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो पिछला जो मॉडल था वो था टॉमसन का, और टॉमसन के मॉडल के बाद उनके मॉडल में जो कमियां आई, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आया जो कि था रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग बोलते हैं या अल्फ़ा प्रकीर्णन। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड का अल्फ़ा प्रकीर्णन हो गया आपका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, साथ में नील बोहर की परिकल्पनाएँ आएंगी, उसके बाद अलग अलग ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाएं हो गई, रेडियस हो गई, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फ़ा प्रकीर्णन। तो पेन कॉपी बच्चों लेके बैठिए, नोट करते जाइए। बाकी पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है, आप कमेंट करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी, अदरवाइज आप इसी से नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फ़ा प्रकीर्णन वाला, वो सबसे पहले 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी, बहुत सारी बुकों में 1911 भी दिया जाएगा। तो आपको बताएंगे ऐसा क्यों है, कुछ किताबें 1909, 1911 क्यों है। तो जैसा कि हमको पता है, हम बात करने वाले हैं 1909। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1909 में हुआ था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें, अब एक्सपेरिमेंट करने से पहले बता दें उन्होंने यूज़ क्या क्या किया था। तो नॉर्मल सब लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने अल्फा कणों को स्वर्ण पथ पे, यानी कि सोने की फिल्म पे गिराया था। उसके बाद कुछ अल्फा कण सीधे निकले, कुछ अलग अलग कोण पर निकले, और उन्होंने कई सारे निष्कर्ष प्राप्त किए। लेकिन आपकी बुक से एक चैप्टर डिलीट हो गया है बहुत पहले, जिसका नाम था रेडियो एक्टिवता। ठीक है, रेडियो एक्टिवता। उसी में हम लोग कुछ तत्वों को पढ़ते हैं जिनका नाम था रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व बेटा वो होते हैं जिनसे स्वयं अपने आप कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। इन तत्वों को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, यानी वे तत्व जिनसे स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा आदि कणों का उत्सर्जन होता है, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस घटना का जो नाम होता है उसी को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। एक चैप्टर हुआ करता था, वो लगभग हट ही गया है, अब है नहीं। आगे चल के आपको फ्यूचर में पढ़ना पड़े तो आप देख सकते हैं, पहले की किताबों में हुआ करता था। तो ऐसे ही कई सारे रेडियो तत्व, जैसे कि हमारा यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, बिस्मिथ हो गया, पोलोनियम हो गया, बहुत सारे थे। तो उन्होंने ऐसा ही एक रेडियो एक्टिव तत्व, किसी किसी किताब में बिस्मिथ का नाम आएगा बेटा, किसी किसी में पोलोनियम का नाम आएगा। तो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व ले सकते हैं। तो जैसे कुमार मित्तल लोगे तो उसमें पोलोनियम आएगा, और सारी किताबों में बिस्मिथ भी आएगा। तो इतना समझेंगे कि एक रेडियो एक्टिव तत्व था जिससे स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती। तो उन्होंने एक ऐसा तत्व लिया था जिससे अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव तत्व को लिया, उससे उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों का एक तीव्र पुंज किस पे डाला था, एक स्वर्ण पत्र पे डाला था। स्वर्ण पत्र यानी कि सोने की एक फिल्म थी, पतली सी, ठीक है, बहुत ही पतली फिल्म थी, उस पे डाला, और उसके बाद कई सारे निष्कर्ष प्राप्त किए। अब उसका अध्ययन कैसे हुआ था, तो ये 1909 और 1911 क्या है डेट, क्यों ऐसा आता है। तो आपको बता दें, जो पहला एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था, तो उनके साथ में उनके दो शिष्य थे जिनका नाम था गाइगर और मार्सडन। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास देखी है टॉमसन वाले में, लास्ट टाइम मैंने बताया था इन दोनों के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बताया था कि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, और ये लोग कौन थे। तो गाइगर और मार्सडन नाम के दो इनके शिष्य थे, जो इनके पास क्या कर रहे थे, अपने डिग्री कंप्लीट कर रहे थे, या एक्सपेरिमेंट के सहयोगी थे, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो इन दोनों ने
किसके कहने पर? रदरफोर्ड के कहने पर इस एक्सपेरिमेंट का यानी कि अल्फा प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। तो सबसे पहला अध्ययन 1909 में किया गया था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट के ठीक 2 साल बाद इस पर एक पूर्णतः निष्कर्ष निकाल कर हमको कुछ परिकल्पनाएं दी गई थी, वो दी गई थी 1911 में। तो ये सबसे पहले हुआ था एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब जिसको बोलते हैं ना संक्षेप में, जब पूरा नॉलेज हो जाता है, पूरा ज्ञान हो जाता है, सारे रूल और निष्कर्ष मिल जाते हैं, सारा अध्ययन हो जाता है, तब एक पर्टिकुलर एक बुक नहीं, जब आप थोड़ी थोड़ी लिख रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आप लिखते हो तो कुछ पॉइंट लिखते हो, कुछ रह जाते हैं। उसी टाइप का 1909 में हुआ था, अध्ययन हुआ था। लेकिन जो संपूर्ण निष्कर्ष दिया गया था एक पूरी तरह से, वो दिया गया था 1911 में। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल जो है 1911 में माना जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट में हुआ था जब एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके पॉइंट को। बाकी आपको नॉर्मल वही पढ़ना है, इसको केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। अल्फा कणों की बमबारी की जाएगी, स्वर्ण पत्र में डाले जाएंगे, उसके बाद कुछ अल्फा कण सीधे निकलेंगे, कुछ अलग अलग कोण पर निकलेंगे। तो चलिए वो सब हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं और पॉइंट भी देखते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपको क्या है? अब ये पॉइंट हम बता ही चुके हैं हमारी क्लास में। हम पॉइंट में इसलिए बताते हैं ताकि आपको पॉइंट याद हो जाए। एक ढेर सारा पेज हम भर दें आपके लिए तो आप उसे लर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ पॉइंट रह जाएंगे याद, तो उन पॉइंट को एक साथ लिख देंगे तो आपकी थ्योरी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको पॉइंट में करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट में हमने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने सन 1909 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 1909 ईस्वी में। उसके बाद उनके सुझाव पर गाइगर और मार्सडेन ने धातु की पन्नी, धातु कौन सी बेटा? स्वर्ण पत्र, यानी कि सोने की स्वर्ण पत्र जो धातु थी, उसकी पन्नी पर आपतित अल्फा कणों का अध्ययन किया था कि अल्फा कण धातु की यानी सोने की फिल्म पर गिरने के बाद क्या होता है उनके साथ, वो कहाँ जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, या उनके साथ क्या होता है। ये सब अध्ययन किसने किया था? गाइगर और मार्सडेन ने। तो पहला पॉइंट जो हो गया। उसके बाद चूंकि अनेक रेडियोएक्टिव तत्व जैसे कि पोलेनियम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोरियम, यूरेनियम, बिस्मिथ तथा रेडियम आदि से स्वतः ही अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। इनको क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिव तत्व। और इनका स्वतः ही उत्सर्जन वाला जो कण उत्सर्जित होते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिवता। वो है नहीं, हमने बताया। चूंकि रेडियोएक्टिव तत्व, इन तत्वों से क्या उत्पन्न होता है बेटा? अल्फा कणों का उत्सर्जन। अल्फा, बीटा, गामा सब होते हैं, लेकिन हमने अल्फा कण लिया क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु के भीतर बहुत बड़ा भाग धनावेश होता है, यानी धनावेश बहुत होता है, पूरे परमाणु के भीतर फैला रहता है। और अल्फा कण जो होते हैं वो होते हैं धनावेशित। अल्फा कण कैसे होते हैं बेटा? धनावेशित। अगर अंदर परमाणु के भीतर धनावेश होगा तो अल्फा कण जाएगा, उसके बाद उस परमाणु के धनावेशित भाग द्वारा क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो हमें ये पता चल पाएगा कि कितने भाग तक धनावेशित है और कितना भाग बिना धनावेशित के है। तो इसलिए अल्फा कणों को लिया गया है, बीटा गामा को नहीं लिया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि अल्फा कण को ही क्यों लिया गया है? क्योंकि वो धनावेशित होते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक लेड के बॉक्स में अल्फा कण स्रोत पोलोनियम, अब हमने बोला ना किसी किसी किताब में पोलोनियम, किसी किसी में बिस्मिथ लिया गया है। कुमार मित्तल जैसी किताबों में पोलोनियम का इस्तेमाल किया गया है। तो पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले तीव्रगामी अल्फा कण जिनकी स्पीड लगभग 2.1 10⁷ मीटर प्रति सेकंड थी, और इनको किसके ऊपर डाला गया? इनका किरण पुंज एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया और जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁷ मीटर थी। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये याद करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप इन सबको याद करें। पॉइंट आपको बताने के लिए, नॉलेज के लिए बताया गया है कि ये इतनी स्पीड से लगभग और इतनी मोटाई की फिल्म पर डाला गया था। बाकी आपको ये याद करना नहीं है, सीधे लिखेंगे। रदरफोर्ड ने सबसे पहले सन 1909 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। उनके सुझाव पर गाइगर और मार्सडेन ने अल्फा कण का अध्ययन किया, यानी ये स्वर्ण पत्र गिरे स्वर्ण पत्र पर तो इनके साथ क्या हुआ, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? गाइगर और मार्सडेन ने। और चूंकि हमारे पास बहुत सारे रेडियोएक्टिव तत्व उस समय खोजे जा चुके थे, उनमें से
जैसे कि पोलोनियम का नाम दिया, थोरियम, यूरेनियम, बिस्मथ, यानी कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व से उनमें से उन रेडियो एक्टिव तत्व को लिया गया जिनसे स्वतः ही अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है और तीव्रगामी अल्फा कण को स्वर्ण पथ पे डाला गया। पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या लिखा, यहां से आप कह सकते हो, इसलिए उन्होंने लेड के बॉक्स में अल्फा कण स्रोत लिया जिसका नाम था पोलोनियम और उससे उत्सर्जित होने वाले तीव्र अल्फा कणों को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। मोटाई और स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। ये तो आपके पॉइंट्स थे कुछ, इस यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। एक लेड बॉक्स, उसके अंदर आपको एक रेडियोएक्टिव तत्व लेना है जिससे अल्फा कणों की बमबारी यानी तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी करानी। किसके ऊपर? बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पर। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट हमारा, तो स्वर्ण पत्र के पीछे एक जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगाया गया, उसके पीछे एक सूक्ष्मदर्शी प्रस्फुर गणित व्यवस्थित किया गया। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, लास्ट के जो पॉइंट हैं हमने बोला ना, क्या बोलेंगे आप लोग? रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी या अल्फा कणों का एक पुंज स्वर्ण पत्र पर, बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया। स्वर्ण पत्र के ठीक पीछे एक जिंक सल्फाइड का पर्दा था, यानी कि एक पर्दा स्क्रीन थी जिसके ऊपर किसकी लेप लगी थी? जिंक सल्फाइड की, ठीक है। और उस पर्दे के पीछे सूक्ष्मदर्शी या प्रस्फुर गणित, प्रस्फुर गणित एक वो यंत्र था जिससे अल्फा कण गिने जा सकते थे। यानी जब भी स्वर्ण पथ से अल्फा कण पार होके जाते थे तो वो जब स्क्रीन से टकराते थे तो वहाँ एक चमक पैदा होती थी। क्या होती थी? चमक। तो जब चमक होती थी तो उससे काउंट होते थे कि कितने अल्फा कण स्क्रीन तक आए हैं और किस किस एंगल पे आए हैं। तभी हम पॉइंट देख रहे हैं, अभी फिगर से भी सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये था पेपर। उसके बाद इस पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया। निर्वात में क्यों रखा गया? जिससे अल्फा कणों की वायु के कणों से कोई टक्कर ना हो, यानी ज्यादा ज्यादा अल्फा कण स्वर्ण पथ से टकरा पाए। इसका प्रबंध करने के लिए उन्होंने पूरे सिस्टम को ही कहाँ रख दिया? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में वायु होगी नहीं तो वायु के पार्टिकलों से लड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। उसके बाद रदरफोर्ड ने देखा कि जब ये अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरते हैं तो विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा कणों का जो एक पुंज आएगा वो स्वर्ण पत्र पे गिरेगा तो कुछ अल्फा कण सीधे निकलेंगे, लेकिन बहुत सारे अल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पे विक्षेपित हो जा रहे थे, अलग अलग दिशाओं में चले जा रहे थे, ठीक है। अल्फा कणों की अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को क्या कहा जाता है बेटा? प्रकीर्णन, या इसको आप बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन। ध्यान रहे, पेपर में कभी कभी पूछ ले अल्फा प्रकीर्णन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जब रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले तीव्रगामी अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराते हैं तो टकराने के पश्चात वे अपने मार्ग से विभिन्न विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाने। विक्षेपित हो जाने की इस घटना को अल्फा प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में है तो कहीं ना कहीं से नया क्वेश्चन बना देते हैं। बनाएंगे कहाँ से? आपकी बुक से ही बनाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो वीडियो को पीछा कर लीजिए और पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने बोल दिए, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो स्वर्ण पत्र जो लिया था उसके ठीक पीछे एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया था और उस पर्दे पे प्रस्फुर गणित था और साथ में सूक्ष्मदर्शी था। उस सूक्ष्मदर्शी से देखते थे कि कितने अल्फा कण स्क्रीन से आके टकराते थे। जो अल्फा कण स्क्रीन पे टकराते थे तो टकराने के बाद स्क्रीन पे चमक उत्पन्न करते थे, जिससे हमको पता चल जाता था कितने अल्फा कण आए। और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने निर्वात में रखा ताकि ज़्यादा ज़्यादा अल्फा कण स्वर्ण पथ से टकरा सके, उनकी टक्कर वायु के कणों से ना हो, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या देखा? जब ये अल्फा कण स्वर्ण पथ से टकराते हैं या गुजरते हैं तो अलग अलग या बहुत सारी दिशाओं में विक्षेपित होंगे। इस घटना को अल्फा का प्रकीर्णन भी कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे आते हैं
तो क्या लिखा हुआ है, विक्षेपित हुए। तो पिछली लाइन में हमने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो रहे थे, जिसे अल्फा प्रकीर्णन कहा हम लोगों ने। विक्षेपित हुए ये अल्फा कण जब ZNS के पर्दे पर टकराते हैं तो परस्पर गणित पर चमक उत्पन्न होती है। हमने बताया था आपको, जिससे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता था और परस्पर गणित से हमको गिन लेते थे या गिन सकते थे। जितनी टक्कर हुई उतने ही हमको अल्फा कण बताएं। 20 टक्कर हुई तो हमको पता चला 20 अल्फा कण आए, 50 टक्कर हुई तो 50 अल्फा कण आ गए। तो ये काम था परस्पर गणित और सूक्ष्मदर्शी का। क्लियर। इस घटना या प्रयोग के ठीक 2 वर्ष बाद यानी सन 1911, प्रयोग कब हुआ था बेटा, 1909 ईस्वी में गाइगर और मार्शडेन ने किया था रदरफोर्ड के सुझाव पर। ठीक है, अध्ययन भी किया, लेकिन सफलतापूर्वक जो व्याख्या हुई वो 2 साल बाद यानी कि 1911 में। तो इस घटना या प्रयोग के ठीक 2 वर्ष बाद यानी सन 1911 ईस्वी में निम्नलिखित तथ्यों की सफलतापूर्वक व्याख्या हुई, यानी कि कुछ तथ्य प्राप्त हुए, उनकी व्याख्या प्रयोग के ठीक 2 वर्ष बाद हुई थी। तो नोट कर लीजिए पॉइंट। उसके बाद ये जो पॉइंट है यानी व्याख्या है वो बाद में कराएंगे, पहले हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आ गया हमारा एक्सपेरिमेंट वाला फिगर, ऐसा कुछ उनका फिगर था। ठीक है, ये एक लेड का बॉक्स था जिसके भीतर एक रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे कि हमने यहाँ पोलोनियम बोला है तो आप लोग भी पोलोनियम ले सकते हैं, बिस्मिथ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके सामने कुछ दूरी पर हमने क्या रखा है, एक सोने की फिल्म यानी कि स्वर्ण पत्र लिया है। ये हो गया हमारा स्वर्ण पत्र। ठीक है, स्वर्ण पत्र के चारों तरफ क्या लगा रखा हमने, ZNS का एक पर्दा, ZN जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा रखा है। इस पर्दे पर ही क्या है, परस्पर गणित। अब पेपर में आपको ये फिगर बनाना है, कौन सा फिगर बनाना है वो अभी हम दिखा देंगे, वो फिगर आप बनाएंगे। ये तो आपका समझ रहे हो 3D फिगर है, टफ होता है बनाना, तो आपको 2D फिगर भी दिखा देंगे। तो अभी समझाने के लिए हमने 3D पिक्चर ली हुई है। ठीक है, तो ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा और ये है सोने की फिल्म। यहां देख रहे हो, यहां से क्या हो रहा है, यहां डॉट डॉट में अल्फा पार्टिकल का एक पुंज जा रहा है। अल्फा पार्टिकल का पुंज जब इस सोने की फिल्म से टकरा रहा है तो बहुत सारे अल्फा कण सामने निकल गए। यहाँ आपको रेड कलर में चमक दिख रही होगी और बहुत सारे अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में क्या हो रहे हैं, हमारे विक्षेपित हो रहे हैं। तो एक घटना हुई है, इस घटना के बाद ही क्या हुआ था, अल्फा प्रकीर्णन के बाद अध्ययन किया गया कि हमारे परमाणु के भीतर क्या है, परमाणु की संरचना कैसी है और कैसे उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश रहते हैं। तो ये फिगर है आपका जो कि 3D में। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं बोर्ड में कैसा फिगर बनाना है। हाँ, फिगर बनाने से पहले आपको एक और चित्र दिखा देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सही जगह लिखा हुआ है। एक बॉक्स बना हुआ है जो कि लेड का है, लेड की शील्ड है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया है, जिससे अल्फा कोणों का एक पुंज लिया गया है। ठीक है, एक बीम, अल्फा कणों की जो बीम है उसको पुंज में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए आगे की तरफ क्या लगा रखा है, लेड की ही एक स्क्रीन या स्लिट लगा रखी है, जिससे अल्फा कण एक पुंज में जाए, यानी कि चारों दिशा में फैले ना। तो ये लेड का बॉक्स है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है, जिससे अल्फा कण का पुंज एक सोने की फिल्म पे गिर रहा है। और ये स्क्रीन है चारों तरफ, स्क्रीन पे देख सकते हो CBA, इस नाम से ये आपके सब के सब क्या लगे हैं, परस्पर गणित। ठीक है, ZNS के पर्दा है, आप बोल सकते हो इस पर्दे पर ही क्या लगे हुए हैं, परस्पर गणित, जिस पर अल्फा कण टकराएंगे और चमक उत्पन्न होगी, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि ये लगा हुआ है सूक्ष्मदर्शी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रियल में आपका कुछ ऐसा प्रायोगिक मामला था, पूरा प्रबंध उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है जो कि पेपर में नहीं बनाना है, 3D है, मैंने पहले बताया, आपको बनाना है ये वाला। ये आप बोर्ड के एग्जाम में बनाएंगे, जो कि रियल में 2D बनता है। यहाँ पे देख सकते हो लेड का बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया है, यहाँ पर हमने बिस्मिथ लिया है, आप चाहो तो पोलोनियम भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम हमने बता दिए हैं दूसरे पॉइंट में, आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद लेड की प्लेट के बीच से गुजारा गया ताकि अल्फा कण विक्षेपित ना हो, एक पुंज में जाए। और यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र लगाया गया है, ये आपका स्वर्ण पत्र है। इस स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अल्फा कण अलग अलग कोणों पे विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है,
और ZNS यानी कि जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा हुआ है जिस पर जाकर वो चमक उत्पन्न करेंगे, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, परस्पर गणित द्वारा उसको गिनेंगे। क्लियर? बनाना चाहें तो बना लीजिए, बाकी आप कमेंट कर देना तो सारी नोट्स को हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। तो आई थिंक फिगर समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी डाउट हो तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो ऑफलाइन पूछ सकते हैं, बाकी लोग कमेंट करके ही पूछें। आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको नहीं पता चल पाएगा आप कहाँ फंस रहे हो, आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए इनके निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है? अधिकांश अल्फा कण, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पर है कण। ठीक है बच्चों, थोड़ा सही कर देते हैं इसको हम। तो अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए स्वर्ण पथ के आर पार निकल जाते हैं, यानी कि बिना इधर उधर जाए सीधे पार करके निकल जाएंगे। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से क्या है? खोखला है। यह किसी भी प्रकार से ठोस नहीं हो सकता, जैसा कि टॉमसन ने माना था। टॉमसन ने अपने तरबूज मॉडल में क्या बताया था कि तरबूज जब हम काटेंगे तो तरबूज के भीतर जो उसका क्या नाम है, गूदा होता है, यानी कि रेड कलर का जो होता है, वो परमाणु के भीतर धनावेश का रूप लेता है और उसके भीतर जो बीजे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का रूप लेते हैं। तो इस हिसाब से तरबूज देखा जाए तो तरबूज क्या हो गया? जो लाल कलर है वो पूरी तरह से ठोस होता है, पूरे तरबूज के अंदर होता है। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, जो परमाणु है भीतर से खोखला है, तरबूज की तरह ठोस नहीं है। तो पहला पॉइंट टॉमसन को उन्होंने धिक्कार दिया, इनके मॉडल का पहला पॉइंट ही खराब कर दिया कि वो ठोस है। तो उन्होंने क्या बताया? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाएंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के भीतर का भाग, अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। जैसा कि टॉमसन ने माना कि यह ठोस होता है, वैसा नहीं है। यह था इनका पहला निष्कर्ष। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण यानी कि न्यून कोण, 90 से भी छोटे छोटे कोण होंगे, तो कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण यानी न्यून कोण बनाते हुए विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाएंगे। चूंकि ये स्वयं धनावेशित, अब आपको हमने बता दिया कि अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। अब जब ये स्वर्ण पथ के भीतर जाएंगे, परमाणु के भीतर जाएंगे, तो अंदर जब जा रहे होंगे तो उनको क्या मिलेगा? धनावेश कहीं ना कहीं मिलेगा, और जहां धनावेश मिलेगा वहां तक जाकर वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित किए जाएंगे। तो वही बात इसमें हुई कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। चूंकि ये स्वयं धनावेशित होते हैं तथा ये केवल धनावेशों द्वारा ही विक्षेपित होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण। प्लस माइनस होगा तो क्या लगेगा? आकर्षण। तो चूंकि ये स्वयं धनावेशित कण हैं तथा ये केवल धनावेशों द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं, अतः रदरफोर्ड ने यह माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। ठीक, यहां नाभिक की बात नहीं की उन्होंने। दूसरे निष्कर्ष में केवल एक पॉइंट बताया कि उन्होंने सोचा कि परमाणु के भीतर जो नाभिक है या धनावेश है वो एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने उसको बताया कि वो नाभिक है। क्यों बताया था? क्योंकि ये तो छोटे छोटे कोण पर आए थे। अगले पॉइंट में बहुत सारे अल्फा कण ऐसे थे जो अधिक कोण पर वापस आए। तो पहला पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पथ के आर पार सीधे निकल जाएंगे, जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि अधिकांश भाग उसका खोखला है। टॉमसन के मॉडल के आधार पर जो उन्होंने ठोस माना वैसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित होंगे, चूंकि ये स्वयं धनावेशित होते हैं और धनावेशों द्वारा ही प्रतिकर्षित होंगे। इसका मतलब परमाणु के भीतर धनावेश बहुत ही छोटे भाग में केंद्रित होता है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में बच्चों। अब यहां पर कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो अपने प्रारंभिक मार्ग से 90 से अधिक कोण बनाते हुए प्रकीर्णित होंगे। कुछ सीधे निकलेंगे, कुछ न्यून कोण पर गए, कुछ 90 से अधिक कोण पर वापस लौट गए। यह तभी संभव होगा जब परमाणु को लगभग समस्त द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश एक छोटे से स्थान में केंद्रित होगा। उन्होंने प्रयोगों के आधार में बाद में बताया कि इस छोटे से स्थान को क्या कहा गया? नाभिक। अगला पॉइंट यही है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर
लगभग समस्त द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की परिभाषा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के ऊपर आ गई। ठीक है, नाभिक 10⁻⁻15 मीटर कोटि तथा परमाणु 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये था अल्फा प्रकीर्णन। तो एक शॉर्ट लैंग्वेज में, तो एक शॉर्ट थ्योरी में हम लोग ये जाने कि अल्फा कण का सबसे पहले प्रयोग सन 1909 ईस्वी में किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। उनके कहने पर गाइगर और मार्टिन ने इसका अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया था, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व थे जैसे पोलोनियम, बिस्मुथ वगैरह, कई सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्वों से उन्होंने किसकी बमबारी कराई? अल्फा कणों की। क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा, बीटा, गामा सब निकलते रहते हैं। अल्फा लेना क्यों था उनको? क्योंकि हमको चेक करना था परमाणु के भीतर धनावेश कहाँ है, और अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। तो परमाणु के भीतर जो धनावेशित भाग होगा वो अल्फा कणों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि धनावेश कितने भाग में था। तो उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कणों की एक तीव्रगामी पुंज एक बहुत ही पतले स्वर्णपत्र पे गिराया। स्वर्णपत्र पे गिरते ही बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकले, बहुत सारे क्या हुए? छोटे छोटे कोण पर निकल गए, और बहुत सारे अधिक कोणों पर निकले। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया? 3 निष्कर्ष निकाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें से कुछ अल्फा कण क्या हुए हमारे निष्कर्ष ध्यान रखना, उसके आधार पे हम लोग मॉडल की भी बात करेंगे, और मॉडल हमारा अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, क्लास को बड़ी नहीं कर रहे हैं इसलिए अल्फा प्रकरण इसी में, और मॉडल जो आएगा अगली क्लास में। तो निष्कर्ष में इन्होंने क्या निकाला कि बहुत सारे अल्फा कण बिना प्रभावित हुए स्वर्णपत्र के सीधे आर पार निकल जाएंगे, जिससे पता चलेगा परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जैसा कि टॉमसन ने माना था कि ये ठोस होता है बिल्कुल तरबूज की तरह। ठीक है, तरबूज का जो रेड वाला एरिया होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, वो प्रोटॉन यानी कि धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बीजे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। और कुछ अल्फा कोण 90 से छोटे छोटे कोणों पर चले गए, यानी न्यून कोणों पर निकले। तो न्यून कोणों पर जो प्रतिकर्षित हो रहे थे, जाहिर सी बात है अल्फा कण धनावेशित, ठीक है, और उसे केवल धनावेशित ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो जब परमाणु के भीतर घुसे तो सीधे निकलने के अलावा कुछ ऐसे भी थे जो न्यून कोण पर विक्षेपित हो गए, यानी उन्हें किसी ने लौटा दिया। लौटाएगा कौन? धनावेश। तो उन्होंने माना परमाणु के भीतर जो धनावेश होगा एक छोटे से स्थान में केंद्रित रहेगा। उसके बाद अगले निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि बहुत सारे अल्फा कण ऐसे भी थे जो 90 से ज़्यादा कोण पर वापस लौटे। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया जाए, परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान में केंद्रित रहेगा, जिसे बोलेंगे हम लोग नाभिक। नाभिक की रेडियस उन्होंने कितनी बताई बेटा? 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की 10⁻⁻10 मीटर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मॉडल लेके आएंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल 2 नंबर का आता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर से 5 नंबर का आता है। तो इम्पोर्टेंट है। अब जो लेक्चर आएंगे, एटम लगभग इंपॉर्टेंट ही है, एटम में 1-2 पॉइंट है जो पेपर में नहीं पूछते, बाकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासें रेगुलर लेते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।